So hello again to my YouTube channel. Hope everyone is doing great. So before proceeding to the next topic, I would like to request you, if you like my channel and videos, like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon so that कोई भी ऐसा वीडियोस अगर मैं पोस्ट करूँ तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. दूसरे वीडियोस पे बढ़ते समय हम लोग फिर से वही काम करेंगे. एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने लास्ट के 2 टॉपिक्स क्या क्या टिकअप किए थे. हम लोग ने लास्ट के 2 टॉपिक में पहला फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा था. आई होप फंक्शंस ऑफ मनी आपको समझ में आया हो. एंड सेकंड पढ़ा था नैरो एंड ब्रॉड मनी. बट कई सारे मुझे थोड़े थोड़े फीडबैक मिले कि थोड़ा थोड़ा जो उसके वेरिएंट्स थे लोगों को समझने में दिक्कत हुई. आई नो थोड़ा सा जब इनिशियली पढ़ते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट इसीलिए जो टॉपिक आज मैं लेके आई वो थोड़ा सा ब्रॉड है. तो इसीलिए आज उसकी टर्मिनोलॉजीज मैं ट्राई करूंगी कि उसको आप तक एकदम क्लियर करूं एकदम शॉर्ट में. आज का टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी. हम लोग ने मनी तो पढ़ लिया, बट सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? आप जब नाम को अलग अलग करोगे तो मनी जो कि सप्लाई हो रही है कहाँ पे? इकोनॉमी में. जो मनी होता है वो जो सप्लाई होती है इकोनॉमी में वही सप्लाई ऑफ मनी होता है. अगर हम उसको डेफिनेशन में बैठाएं तो ये कुछ ऐसा होएगा. टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट पॉइंट ऑफ टाइम. अब ये क्या हुआ? जो टोटल मनी अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी में, कहां पे? इकोनॉमी में. टोटल मनी इज अवेलेबल इन आवर इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. और अ पॉइंट ऑफ टाइम, अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम आप सर्कल कर लीजिएगा ऑफ कोर्स और स्टार लगा दीजिएगा. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है. भाई मनी रुक नहीं रहा है, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है. तो ये एक हाथ से दूसरे हाथ चल रहा है तो मतलब क्या? ये कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लो. अभी मैं आगे फर्दर चैप्टर्स में और क्लियर करूंगी कि फ्लो स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है. बहुत जगह फ्लो एंड स्टॉक के कॉन्सेप्ट में हम लोग एकदम गुल हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि फ्लो एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी होता है क्लियर करना कि जब हम कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो वो सारे जगह हम समझ सकें कि हम इस चीज को क्यों इनकॉर्पोरेट करते हैं और क्यों अदर चीजों को हम डिडक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें सर्कल किया और इसको बताया है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है. मनी जो कि आपके हाथ में है और जो दूसरे लोगों को आप दे रहे हो, जब कमोडिटी खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो एक लोग से दूसरे लोगों के हाथ, दूसरे लोग से तीसरे लोग के हाथ. तो ये क्या है? फ्लो. आपके मनी का फ्लो है. आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई. बुक में मनी सप्लाई को पहले एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट क्या होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं हमें उस टॉपिक का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको क्लियर करना जरूरी होता है. तभी हम आगे की चीजें समझेंगे कि क्या होता है वो. इसलिए पहले मैंने आपको क्लियर किया कि मनी सप्लाई क्या होता है. प्लीज डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये 1 वर्ड में जरूर आता है. मे बी आपकी टीचर असेसमेंट में पूछ सकती है, मे बी एक जनरल एज एन इकोनॉमिक्स एज अ इकोनॉमी की सिचुएशन लेके भी कोई इंसान पूछ सकता है कि भाई मनी सप्लाई क्या है. चाहे मनी सप्लाई बोलिए चाहे सप्लाई ऑफ मनी बोलिए, कहीं भी तो डेफिनेशन यही रहेगी. द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई ऑफ मनी. नाउ आप आगे बढ़ते हैं. क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी की जब मैंने बात की है तो हर इकोनॉमी में उसका एक स्ट्रैटा होता है. एक स्ट्रैटा का मतलब हो गया एक उसका फ्लो होता है, एक उसका तरीका होता है. फ्लो नहीं कहेंगे, उसका एक तरीका होता है कि कैसे किसी भी नेशन में मनी सप्लाई फ्लो करती है. हाउ सप्लाई ऑफ मनी हैपेंस, कैसे होती है. तो अगर हम सप्लाई ऑफ मनी में जब पढ़ते हैं कि कैसे हैपन होती है तो ये 4 M1, M2, M3, M4 के कारण हैपन होती है, मतलब होती है. अब हम उसके जो M1, M2, M3, M4 पढ़ेंगे उससे आपको समझ में आएगा. जो M1 है, पहले हम M1 लेके, क्योंकि M1 थोड़ा सा ब्रॉड है तो इसलिए मैंने M1 पहले लिया है. दैट इज मनी सप्लाई, जो पहला वेरिएंट है मनी सप्लाई का, कि पहले वेरिएंट से मनी सप्लाई फ्लो होती है. लेकिन क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसे कंपोनेंट है जो M1 कंसिस्ट करता है मनी फ्लो करते हुए इकोनॉमी में. तो M1 को पहली बात तो मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ मनी बोला जाता है. एंड मोस्ट लिक्विड पार्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसको आप आराम से छोटे समय पे या बड़े समय पे जब भी आपको सही लगे, जब भी आपका नीड हो तो आप उसको कैश में चेंज करा सकते हैं. मैंने आपको लिक्विडिटी जनरल एक्सेप्टेंस का टर्मिनोलॉजी क्लियर करवाया था, वही चीज है यहाँ पे, जो एक बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हो. ठीक है, तो
known as most liquid part of money. अब M1 क्या कंसिस्ट करता है? वही सेम चीज C, that is normal cash holding with public. DD is डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको क्लियर किया था कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जब हमको, अब बाइफिकेट कर दीजिए, डिमांड डिपॉजिट कि जब हमने पैसा को डिपॉजिट किया, फिर हमको याद आया अचानक से कि हमको कोई कमोडिटी खरीदनी, तो हमने क्या किया, मनी की डिमांड की, जो डिपॉजिट किया था, और वही मनी को निकाल के हमने पैसा को विड्रॉल करके हमने यूज किया, है ना, वो डिमांड डिपॉजिट हो गया. और ओडी, ओडी में मैंने बहुत सारे वेरिएंट्स आपको बताए थे, बट कई बार वो वेरिएंट्स आपको क्लियर नहीं होते हैं कि यार ये भी है, क्योंकि सबके नेचर अलग होते हैं, सब सारे के कंडीशंस अलग होती हैं, कौन से क्या अकाउंट में आप क्या कर रहे हो, तो सारे जगह के पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स के कंडीशंस अलग होते हैं, नॉर्मल सीबील दैट इज कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स के कंडीशंस अलग होते हैं. तो इसलिए मैंने एक लाइन उसमें बोली है कि हर अकाउंट के कंडीशंस टर्म्स अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, कौन से टाइप का आप अकाउंट खोलना चाह रहे हो और किस नेचर का है वो. तो इसीलिए आज मैं सारे टर्मोलॉजी आपको कोशिश करूंगी कि क्लियर करूं. ओडी, अब ओडी मैंने उसमें बताया अदर डिपॉजिट, अंडर डिपॉजिट, जो आपके जितने अंडर डिपॉजिट हैं जो आ रहे हैं उस डिपॉजिट्स में. अभी तो वो तो हमने नॉर्मल पढ़ा था, वो तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अदर डिपॉजिट में ये आते हैं. लेकिन जब हम इसको वर्ल्ड लेवल में पढ़ते हैं कि अदर डिपॉजिट वर्ल्ड लेवल के बैंक्स में क्या क्या होते हैं, तो ये कुछ इस तरह हैं. Whereas OD consists of पहला डिमांड डिपॉजिट विद आरबी. आरबी इज अ रिजर्व बैंक, मैंने शॉर्ट में लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज PFI. इसको PFI भी बोला जाता है शॉर्ट में. अगर कहीं पे भी आए कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो समझ जाइएगा इट इज अ पार्ट ऑफ द ओडी. किसका पार्ट है ये? ओडी का, जो कि मनी वन, मतलब कि मनी वन दैट इज M1 में कंसिस्ट करता है. ओडी कंसिस्ट अंडर द M1. अब पहली बात तो बुक्स में सीधे सीधे ये दे दिया है कि M1 कंसिस्ट दिस कंपोनेंट, M2 कंसिस्ट दिस कंपोनेंट, M3 एंड M4. बट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि M1 में अगर हम अदर डिपॉजिट में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या PFI बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? PFI का मतलब है, आप बाइफिकेट कर दो, पब्लिक का यहाँ मतलब होता है गवर्नमेंट, एक ऐसी बॉडी जो खुद में चल रही है, जो पूरे कंट्री नेशन को चलाती है ना. पब्लिक फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग से क्या रिलेटेड समझते हो? पैसा, ठीक है. इंस्टीट्यूशन जैसे एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है जहां हम जाते हैं और एजुकेशन को इनहेल करते हैं, वैसे ही इंस्टीट्यूशन एक ऐसा गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या माध्यम जहां से लोग पैसे को जमा करते हैं, जहां से लोग पैसे को उठाते हैं. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं क्लियर करूं, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द इंस्टीट्यूशन या वो कंपनी होती है दैट फोकसेस ऑन डीलिंग ऑन फाइनेंसिंग. इस पे जरूर जोर डालिएगा, फाइनेंसिंग वर्ड पे. फाइनेंसिंग वर्ड इसलिए मैंने इसको कहा कि बाइफिकेट कर दीजिए. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट का एक ऐसा फाइनेंशियल माध्यम जिससे कि गवर्नमेंट आपको पैसे प्रोवाइड करती है, लेकिन ऐसे नहीं पैसे प्रोवाइड करेगी वो आपको पैसे तब देगी जब आप उनको हेल्प करोगे. हेल्प का मतलब होता है कि जब आप उनकी स्कीम्स को उठाओगे, आप उनके स्कीम्स को कहोगे कि हाँ मैं ये स्कीम्स लेता हूं, है ना. तो इंस्टीट्यूशन, उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बनाया मतलब है कि जैसे कि उन्होंने एक माध्यम दिया है कि हाँ आप इनके पास जाओ और आराम से ये क्या बोलते हैं, ये पैसे आप उठा सको. अब मैं एग्जांपल देती हूँ इसके. CB दैट इज कमर्शियल बैंक इज आल्सो द पार्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कहीं पे भी पूछ लेता है, किसी भी ऐसे इकोनॉमिकल एग्जाम्स में पूछ लेता है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जरा कुछ एग्जांपल लो कि कौन है इंडिया में क्या, कहीं पे भी. कमर्शियल बैंक, हमारे कमर्शियल बैंक कम्स अंडर द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी आपकी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये सारे आपके PFI दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं. सो आई थिंक आपको फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा. आप चाहे तो मैं अभी लास्ट में फिर रिपीट कर दूंगी. अब सेकेंड OD के कॉम्पोनेंट में चलते हैं कि DD विद या डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक. RB डिनोट्स एज रिजर्व बैंक ऑफ FCB. अब FCB क्या है भाई? FCB का मतलब है कि फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट. फॉरेन सेंट्रल बैंक, मैंने फिर बोल रही हूं, इसको बाइफिकेट करिए. फॉरेन को निकाल दीजिए, मतलब कि
ऑब्वियसली अंतरराष्ट्रीय बैंक होगा, इंटरनेशनल बैंक की बात हम यहाँ कर रहे हैं। फॉरेन सेंटर, अब सेंट्रल जब आप वर्ड सुनते हो ना, दैट मीन एपेक्स, कोई ऐसी एपेक्स बॉडी की बात आप कर रहे हो जो काफी बड़ी है और जो काफी चीजों को अपने अपने अंडर ली है, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी, ठीक है। और बैंक्स आपको पता है गवर्नमेंट। अब फॉरेन सेंट्रल बैंक्स क्या होती हैं, अब इसका मतलब, जैसे इसका मतलब मैंने बताया वैसे इसका मतलब कि कौन से बैंक्स है, क्या होती है, क्या करती हैं। विच कंडक्ट्स अ नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी, आप इसको चाहो तो टिक कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी में आगे क्लासेस में फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वो बताऊंगी, बट यहाँ पे क्योंकि मॉनेटरी वर्ड यहाँ पे उठा है तो मैं मॉनेटरी वर्ड को क्लियर करना चाहती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आपके गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक ऐसी बॉडी होती है रिजर्व बैंक, जो अभी रिजर्व एपेक्स बॉडी की बात हमने की ना, एपेक्स बॉडी की, वो आपकी ये पॉलिसी को कंडक्ट करवाती है, वो आपकी इस पॉलिसी को कंडक्ट करवाती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के अंदर ये आती है। वो वो सारे बैंक्स कौन से होते हैं, आई रिपीट, विच कंडक्ट्स अ नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आपके कंट्री का बैंक रेट, आपके कंट्री का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो कंडक्ट करती है आपकी इकोनॉमी की, वो आपकी होती है फॉरेन सेंट्रल बैंक, दैट इज एफसीबी। अब जैसे एग्जांपल ले लो आरबीआई, जब आरबीआई सुनता है ना तो बहुत वेटेज होता है। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में नहीं है, रिजर्व बैंक स्वीडन भी है, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, सारी जगह पूरे कंट्री में एक रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक का मतलब जैसे हमारे फैमिली में हमारे मदर फादर होते हैं तो वो हमारे रिजर्व बैंक है, वही हमको पैसा देते हैं और हम सारे क्या है, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, सिर्फ लोगों को डायरेक्ट डील करता है, बट आरबीआई नेवर डील डायरेक्टली टू देयर कस्टमर्स, वो नहीं करता है। आरबीआई सिर्फ कमर्शियल बैंक को अपने रूल्स, प्रिंसिपल, रेगुलेशन, ये सारी मानने की बातें उसको दे देता है कि आपको ये करना है और लोगों से ऐसे ऐसे डील करनी है, सीआरआर सेट कर देता है। तो हमारे पेरेंट्स, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, हमारे पेरेंट्स जैसे आरबीआई और उनके नीचे कमर्शियल बैंक, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फॉरेन सेंट्रल बैंक, ठीक है। आई गेस मैंने ये बी पॉइंट क्लियर कर दिया है। फिर ओडी का थर्ड एंड लास्ट पार्ट आता है डिमांड डिपॉजिट विद आरबी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ आईएफआई। अब आईएफआई क्या है, इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अब इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सेंट्रल वर्ड जुड़ा है, इसमें इंटरनेशनल भी जुड़ा है और फॉरेन भी जुड़ा है। जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड देखते हैं ना तो मतलब कि वो एक ऐसा बैंक हो जाता है जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाता है और वर्ल्ड इकोनॉमी को हेल्प करता है। जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी की कहते हैं ना, वर्ल्ड इकोनॉमी में इस बैंक ने हेल्प किया है, इस बैंक ने इसको हेल्प किया है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है वर्ल्ड बैंक। नाम ही बोल रहा है भाई, वर्ल्ड बैंक, पूरे विश्व का बैंक, वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ, आईएमएफ मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ये सब क्या है, ये सब एक स्पेसिफिकली पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने में हेल्प करते हैं। किसी भी कंट्री को नीड होती है मनी की, पैसे की, तो ये बैंक्स जो होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। इसका आप डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, विच कंडक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक मॉनेटरी नीड्स, दैट इज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो ये सारी तीनों चीजें ओडी में आती हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको लिया था, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि ओडी में एक असेट और एक नॉन असेट वेरिएंस होते हैं। जो टाइम डिपॉजिट की बात की थी, जो पोस्ट ऑफिस की बात की थी, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लेकिन असली में जो हम M1 में पढ़ते हैं, ओडी के 3 वेरिएंट्स होते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है, पहला डिमांड डिपॉजिट, जो कि आरबी मतलब रिजर्व बैंक ऑफ कंसिस्ट करता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत। फिर बी आपका डीडी कंसिस्ट करता है फॉरेन सेंट्रल बैंक के एंड गवर्नमेंट के तहत, एंड सी डीडी विद आरबी दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशन के तहत। तो देखिए इसमें तीनों टाइप के बैंक्स आ गए, आपको 3 टाइप के बैंक्स भी मिल गए कि जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंक्स होते हैं आपके, जैसे कि सीबीएस इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक, और एक जो नेचर के आपके फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो एपेक्स बॉडी कंसिस्ट करते हैं जैसे आरबीआई, और एक जो इंटरनेशनली डील करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस को, वो आपके हो गए जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। आई गेस मैंने M1 कोशिश की है क्लियर किया है मैंने, और अगर कोई भी इसकी टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम आए तो प्लीज अश्योर कि आप मुझे बता क्लियर करें। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स M2।
तो अब हम M2 के पार्ट में आते हैं, दैट इज मनी सप्लाई पार्ट 2। तो M1 आई गेस आपको सब समझ में आ गया हो कि M1 कंसिस्ट क्या करता है, C प्लस DD प्लस OD। OD के आपके 3 पार्ट होते हैं, वो आप एक बार रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा। अब हम M2 में आते हैं। M2 कंसिस्ट ऑफ M1। M1 का मतलब यहाँ पे हो गया आपका C प्लस DD प्लस OD। उसके अलावा क्या आप एडअप करते हो, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। बहुत लोगों ने फीडबैक दिया था कि सेविंग्स अकाउंट हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने उसमें ये क्लियर किया था कि पोस्ट ऑफिस और नॉर्मल बैंक अलग क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ उनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनको अलग किया गया है। जब हम पोस्ट ऑफिस और बैंक्स को अलग करते हैं, दैट मीन उनके अकाउंट्स का नेचर, उनके विड्रॉल, उनके डिपॉजिट का नेचर, हर अकाउंट का अलग अलग होता है। इसलिए मैंने उसमें बोला था कि हर अकाउंट कंसिस्ट अलग अलग नेचर, दैट्स व्हाई अकाउंट्स भले ही सेविंग्स है लेकिन अगर वो किसी के साथ जुड़ा है तो उसका कुछ और डेफिनेटली मीनिंग होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे समझाने के लिए और क्लियर करने के लिए पोस्ट ऑफिस ऑफ सेविंग्स को सर्कल किया है। Whereas पोस्ट ऑफिस सेविंग्स क्या होता है कि जो डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स मींस डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन फिक्स इंटरेस्ट। आप जैसे कि आपने पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा जमा किया है और आपने क्यों जमा किया है, सेवर्स क्यों जमा करते हैं, इसलिए वो जमा करते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल पाए, ताकि अगर उन्होंने 10 रुपए जमा किया है तो जब वो विड्रॉल करे तो उनको 50 रुपीज मिले। एक सेवर्स का क्या ये क्या एक होता है, एक सेल्फिश नेचर इसलिए तो होता है ना सेवर्स का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, है ना। यही तो उनकी सोच, सेवर्स की यही सोच होती है। और इन्वेस्टर्स की जैसे उसकी उल्टी होती है कि जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि उनको पैसा उठाना रहता है बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस विद सेविंग अकाउंट इसीलिए दिया। यार सेविंग अकाउंट का मतलब वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है कि यहाँ बोल रहे हो कि आप बहुत लंबे टाइम तक सेव कर लो, उसके बाद उसकी कोई मैच्योरिटी डेट बहुत लंबी होती है जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन इस केस में आप निकाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस और नॉर्मल बैंक्स के फिक्स अकाउंट में यही अंतर होता है कि पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं ना, वो रिकरिंग नेचर के होते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन यू नीड द मनी, आपको बहुत जरूरत है पैसे की, तो आप वो पैसा निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है कि डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ऑन अ फिक्स इंटरेस्ट। सपोज फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पे 5% का फिक्स इंटरेस्ट है तो 5% पे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। 5% पे एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर आपने 10 रुपए जमा किया तो आपको जब आपको क्राइसिस लगी कि आपको पैसे की जरूरत है तो ये 10 रुपए जमा डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट आपने किया था, लेकिन आपको मिला कितना, 50 रुपए। तो बेनिफिट ही तो हुआ। एक सेवर ग्रुप को क्या चाहिए और नॉर्मल इंसान को, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने लिखा है NSRD। NSRD इज अ नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ वर्ड देखिए रिकरिंग है, रिकरिंग का नॉर्मल मीनिंग भी होता है। इफ यू वांट टू गो एंड डू गूगलिंग तो आप कर सकते हैं आराम से। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, आपको जब जरूरत हो आप निकाल सकते हो, आपको जब लगता है या सेव हो चुका है काफी, आप डिपॉजिट कर दो, उसमें आपकी कोई कंडीशन नहीं। कुछ कंडीशंस होती हैं अवेलेबल, बिना कंडीशंस के कोई अकाउंट ऐसा फ्रेम नहीं होता है बैंक से या RBI से, लेकिन आप रिकरिंग एट द टाइम ऑफ नीड आप उसको निकाल सकते हो, वो अपने आप सेविंग सर्टिफिकेट्स को तुड़वा सकते हो। इसलिए मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया है NSRD, दैट इज नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट। वर्ड रिकरिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर M2 आई गेस क्लियर हो गया होगा। M2 कंसिस्ट ऑफ M1 दैट इज C प्लस DD प्लस OD प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेविंग्स अकाउंट। अब M3 पे आ जाते हैं। M3 अब क्या होता है भाई, M3 अब AMR होता है। जैसे हमने आपको मोस्ट लिक्विड पार्ट M1 में बताया, तो M3 जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब मनी सप्लाई को आप बताते हो कि M1, M2, M3 होता क्या है, और M3 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। M1 एंड M3 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू एक्सप्लेन सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया एनीवेयर। जो आप एक बता रहे हो कि मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो M3 को बोला जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिजर्व। एग्रीगेट मॉनेटरी रिजर्व का मतलब है कि वो एग्रीगेट मतलब पूरा कॉम्पोजिट, हाँ, और रिजर्व यहाँ पे मॉनेटरी का मैंने आपको बताया पैसे से रिलेटेड, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड, और रिजर्व का मतलब है पैसा सेव करके रखना।
तो M3 कंसिस्ट ऑफ M1 सेम M1 C प्लस DD प्लस OD। M2 को M3 नहीं कंसिस्ट करता है। उसका रीजन मैं एडिशनली बता रही हूँ। M2 को इसलिए M3 कंसिस्ट नहीं करता है क्योंकि M2 जो होता है मेच्योरिटी एंड लिक्विडिटी को रखता है वेट में। M3 मेच्योरिटी एंड लिक्विडिटी को नहीं रखता है क्योंकि M3 आपका टाइम डिपॉजिट्स को रखता है। टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मैंने आपको क्लियर किया था, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिनकी एक मेच्योरिटी डेट फिक्स रहती है कि 5 साल के लिए अगर आपने अपना पैसा जमा कर दिया है तो 5 साल से पहले आप अपने पैसे को नहीं तोड़ सकते हो। तो इसीलिए M2 M3 के अंदर नहीं आता है। M3 आपका लिक्विडिटी पार्ट नहीं कंसिस्ट करता है। वो एक टर्म पे मेच्योरिटी डेट दे देता है कि आपको 5 साल बाद आप वो पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो 5 साल के पहले आपको कितनी भी क्राइसिस हो जाए आप नहीं निकाल सकते हो वो पैसा। वो जमा हो गया तो वो जमा हो गया। बट M2 में ऐसी कंडीशन नहीं है। M2 में मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि एक ऐसे नेचर का अकाउंट जो कि सेव तो कर रहे हो लेकिन वो रिकरिंग नेचर का हो। दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस एग्जांपल NSRD का। M3 इसीलिए M2 को नहीं कंसिस्ट करता है, M1 को लेता है, दैट इज C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। अब टाइम डिपॉजिट्स क्या है? टाइम डिपॉजिट इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट दैट हैज डेट ऑफ मेच्योरिटी और फिक्स टर्म। मैंने आपको बताया ना, वो जो फिक्स टर्म अकाउंट्स हैं एकदम से, मतलब जिसको आपने FD, एग्जाम्पल FD, बहुत अच्छा एग्जाम्पल FD, फिक्स डिपॉजिट, जिसको आप तोड़वा नहीं सकते हो। 10 साल के लिए पैसा जमा तो जमा, कितनी भी क्राइसिस आ जाए, आप उनको कोई मतलब नहीं, आपको उनको जमा करना है, आपको जमा करना है तो करना है, फिर 5 साल के बाद आप वो पैसा को विड्रॉ कराओ। उसकी एक मेच्योरिटी डेट फिक्स हो जाती है, उसकी एक ड्यू डेट फिक्स हो जाती है। ठीक है, आई होप M3 आपको क्लियर है कि M2 क्यों नहीं कंसिस्ट करता और M3 क्या क्या कंसिस्ट करता है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर आते हैं M4 में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट M4 क्या होता है? M4 आपकी M3 को कंसिस्ट करता है। अब M3 क्या था? आपका M1 को कंसिस्ट करता है जो कि C प्लस DD प्लस OD है, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, ये तो करता ही करता है M3, प्लस ऑल द डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिसेस, यहाँ सेविंग्स नहीं है, पोस्ट ऑफिसेस माइनस, ये डिडक्शन है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस NSC दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब क्यों हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा दिया? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हमने इसलिए डिडक्ट किया क्योंकि हमने शुरू में डेफिनेशन में शायद एक टर्म पढ़ा था, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा था? मनी सप्लाई, सप्लाई मनी क्या है भाई? जो टोटल पैसा अवेलेबल होता है आपकी इकोनॉमी में, जो एक लोगों के हाथ से दूसरे लोगों के हाथ जाता है, वो रुकता नहीं है, वो एक लोगों के हाथ से दूसरे लोगों के हाथ, वो फ्लो में है। तो जो NSC है ना, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। स्टॉक क्या समझते हो आप कि भैया ये सामान स्टॉक में रख दो। स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो ठहरा है एक जगह, ठहरा है ना। लेकिन मनी का नेचर क्या होता है? वो फ्लो में चलता है। कभी कभार पूछ लेता है कि मनी किस नेचर का? भाई फ्लो कॉन्सेप्ट का है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही फ्लो कॉन्सेप्ट बता दिया था कि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि आप ये M4 में समझ पाए कि NSC को हम डिस्क्लूड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बिकॉज ये आपका स्टॉक नेचर का होता है। स्टॉक नेचर का होता है, ठहरे नेचर का होता है। ठहरा होता है मतलब इसको आप तुरंत लिक्विडिटी में चेंज नहीं कर सकते हो, और वही कॉम्पोनेंट सिर्फ इंक्लूड होते हैं मनी सप्लाई में जो लिक्विडिटी में चेंज हो जाए एज पर M1, M2, M3 एंड M4। आई होप आपको ये M1, M2, M3, M4 एंड मनी सप्लाई क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।